वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बजट का एनालिसिस करेंगे। देखिए, इस वीडियो में जो चीज़ खास रहेगी वो ये रहेगी कि हम इस वीडियो में नंबर्स पे बात करेंगे, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे, हम ट्रेंड्स पे बात करेंगे। बजट हम 2 या 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे। ये पहला वीडियो है सीरीज़ का, और इस वीडियो में जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा नंबर्स, ट्रेंड्स। तो अगर मैं यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करूं तो प्रीलिम्स में कभी कभी ट्रेंड्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, और अगर मैं मेंस की बात करूं तो आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स का हो या ऐसे हो या मे बी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आप आंसर लिख रहे हों, और उसमें आप अगर नंबर्स डालते हैं, उसमें आप फैक्ट्स डालते हैं, उसमें आप अगर आप उसमें ट्रेंड्स डालते हैं तो आपका जो आंसर है वो एनरिच होता है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा बोथ प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, और इसमें हम ट्रेंड्स की ही बात करेंगे, इसमें हम ट्रेंड्स और नंबर्स की बात करेंगे। तो जल्दी से शुरू करता हूँ। तो अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजर प्रायोरिटीज से, कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस बजट में जो गवर्नमेंट है उसकी मेजर प्रायोरिटीज क्या रही होंगी, 2 मेजर प्रायोरिटीज कौन सी हैं। तो देखिए, एक प्रायोरिटी जो है ग्रोथ, वो तो हर गवर्नमेंट की रहती है, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी केंद्र सरकार हो, या केंद्र सरकार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, या राज्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ग्रोथ तो प्रायोरिटी रहती ही रहती है बजट की, फाइनेंस मिनिस्टर की। उसके बाद की जो प्रायोरिटीज है वो चेंज होती रहती हैं। अब ग्रोथ के साथ जो दूसरी प्रायोरिटी है दिखती है हमें बजट में, वो दिखती है फिस्कल कंसोलिडेशन। तो फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो कहीं ज़्यादा होता है उसके रिसीट्स से। जो जो गवर्नमेंट कमाती है उससे वो कहीं ज़्यादा होता है, और इस गैप को फिल करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? अब मेरा खर्चा ज़्यादा है और मेरी आमदनी कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी, मुझे उधार लेना पड़ेगा। तो जो फिस्कल डेफिसिट है ये वही बोरोइंग्स के बारे में बताता है कि सरकार को अपना खर्चा पूरा करने के लिए कितनी उधारी है, कितनी बोरोइंग्स लेनी है। अब ये बोरोइंग्स जो हैं ये एक लिमिट में रहे, इसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक लेवल से एक बेंचमार्क फिगर से ऊपर ना जाए, या उस दायरे में रहे, उसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं साल 2023-24 की बात करूं, साल 2023 और 24 की बात करूं, तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ये साल बड़े इंपॉर्टेंट है। 2023 में अराउंड जो 9 स्टेट्स हैं, जो 9 राज्य हैं, इनमें चुनाव होने वाले हैं, और साल 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। तो ऐसे में जो बहुत सारे जानकार थे या बहुत सारे जो लोग थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कुछ पॉपुलिस्ट लेके आएंगी, वो कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगी जिससे लोग खुश होंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पॉपुलिज्म से ज़्यादा इकोनॉमिक्स का ध्यान रखा है, और फिस्कल कंसोलिडेशन का अच्छा खासा ध्यान रखा गया है इस बजट में। तो 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि साल 2023 में जो बजट आया है उसके 2 इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं, तो ग्रोथ पे फोकस है सबसे पहली चीज, ठीक है, और दूसरी चीज है फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी कि जो सरकार के खर्चे हैं उसको कम करना है, सरकार की आमदनी है उसको बढ़ाना है, और जो इन दोनों के बीच का गैप है वो कम से कम रखने की कोशिश करनी है। यही सरल भाषा में फिस्कल कंसोलिडेशन होता है। ग्रोथ तो आप समझते हैं, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं, और इसमें हम किसको काउंट करते हैं? देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अब देखिए, मैंने बताया आपको कि 2023-24 जो है वो इलेक्शन ईयर्स हैं। 9 स्टेट्स जो हैं वो 2023 में
इलेक्शन में जाएंगी, उनमें इलेक्शन होगा और 2024 में लोकसभा इलेक्शन होगा। उसके बाद भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन पे ध्यान रखा है। उन्होंने कोई ऐसी पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं निकाली है जिससे फिस्कल कंसोलिडेशन या जो फिस्कल प्रूडेंस है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा, उस पर कोई उंगली उठा सके। तो दो ये अच्छी चीज़ें हैं, दो ये फिलॉसफिकली बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब आगे हम समझेंगे कि ग्रोथ के लिए जो है वो सरकार क्या कर रही है, ग्रोथ किस को क्या प्रपल्शन कौन देगा ग्रोथ के लिए, और फिस्कल कंसोलिडेशन में सरकार कैसे अपनी आमदनी बढ़ाएगी और कैसे अपना घाटा कम करेगी, सब नंबर्स में हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, बाय सेटिंग असाइड अ लार्ज आउटले फॉर अनप्रेसिडेंटेड सर्ज इन कैपिटल स्पेंडिंग, तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा ग्रोथ है, जो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसमें हम जो है कैपिटल स्पेंडिंग करेंगे। तो मैं कैपेक्स की, कैपिटल स्पेंडिंग की बात अभी नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में करने वाला हूं, इसको विस्तार से हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, यानी कि हमने जो आमदनी और जो खर्चा है हमारा, उसके बीच को जो हमने गैप को ब्रिज करने की कोशिश करी है, वो सब्सिडीज और स्पेंडिंग्स को कम करके करी है। इसको भी हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो दो मेजर थीम आप ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब ग्रोथ की। देखिए, ग्रोथ की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं गुड्स एंड सर्विसेज की, कि गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जीडीपी जो है वो साल दर साल कितना बढ़ा। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है और जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण का जो भाषण है, अगर हम उसको बिलीव करें, अगर उस पर हम जाएं, तो जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, वो कही जा रही है 6.5%। ठीक है, यानी कि 6.5% की दर से जो भारत की इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसको बढ़ने की उम्मीद है। अभी हम इसको एस्टिमेट कह रहे हैं, ये एस्टिमेटेड है, ये अभी रियल या एक्चुअल फिगर नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च में खत्म होता है, अभी हम हैं फरवरी के पहले हफ्ते में। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास डेटा आया होगा वो लास्ट क्वार्टर तक का आया होगा, एक क्वार्टर का डेटा आना बाकी है अभी। तो ऐसे में क्या हुआ होगा? ऐसे में ये अनुमान है कि जो इंडिया है वो 6.5% की दर से, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, वो 6.5% की दर से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने वाली है। साल 2022-23 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं 6.5% की बात करूं तो 6.5% जो है पैंडेमिक के बाद एक कंसिडरेबली डिसेंट ग्रोथ रेट है। और 6.5% की दर से अगर हम बढ़ रहे हैं, अगर हम रेट से हम बढ़ रहे हैं, तो इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन जाती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं, इसको आप ध्यान में रखिए। दो चीजें हैं इसमें, फास्टेस्ट ग्रोइंग एक अलग चीज हो गई, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, यानी कि बड़ी इकोनॉमीज में से इतनी फास्ट जो है इंडिया के बराबर वर्ल्ड में कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। तो एक अच्छा इंडिकेशन है, अच्छा साइन है। तो ये पहली चीज है। अब अगर हम कंपेयर करें कि लास्ट ईयर भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ टारगेट सेट करे होंगे ग्रोथ रेट के लिए, तो जो लास्ट ईयर का टारगेट है, यानी कि जब 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था, तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% के आसपास बढ़ेगा। ठीक है, तो अब जो उम्मीद है वो 6.5 के आसपास की उम्मीद है, 6.5% के आसपास बढ़ेगा। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन था लास्ट ईयर, उससे 0.5% इकोनॉमी कम बढ़ती हुई हमें नजर आती है। ठीक है, ये आपको एक ट्रेंड ध्यान में रखना है, ये चीज आपको समझ के रखनी है कि 7% का टारगेट था लास्ट ईयर जब हमने बजट बनाया था इस साल का, तो हमने कहा था कि हम 7% के हिसाब से इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। लेकिन अब जो अनुमान आ रहे हैं, अब जो आंकड़े आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 6.5% के हिसाब से ही जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। अब ये तो बात हो गई पिछले साल की और इस साल की। अगर मैं आने वाले साल की बात करूं तो इस बजट में जो आने वाला साल है, यानी कि जो साल 2023-24 जो अभी शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर, अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो गवर्नमेंट है उसका ये मानना है कि आने वाले साल में, यानी कि जो कमिंग ईयर है, कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, इसमें जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 10.5% रहेगा। देखिए, अब आप एक अंतर समझिए, ये जो 6.5% ग्रोथ रेट है ये रियल ग्रोथ रेट है। ठीक है, और अभी जिसका एस्टिमेशन गवर्नमेंट दे रही है बजट में वो नॉमिनल है। नॉमिनल का मतलब, नॉमिनल और रियल पे मैं आपको अंतर समझा चुका हूं, कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए। जो नॉमिनल ग्रोथ रेट होता है वो करंट प्राइस पे होता है, उसी साल के प्राइस पे होता है, और उसमें इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो इंक्लूड होती है। और जो रियल होता है वो
एक बेस रेट के प्राइस पे होता है। तो जो जो रियल ग्रोथ रेट है इस साल का वो 6.5% के हिसाब से होने की उम्मीद है। और अगले साल जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है, जो अगले साल का जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से, बजट स्पीच के हिसाब से इसकी 10.5% के आसपास रहने की उम्मीद है। अब देखिए ये तो नॉमिनल ग्रोथ रेट है, तो इसमें इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूडेड होगी, जो प्राइस राइज हुए होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे। अगर हम इन्फ्लेशन को का करेक्शन करें, इन्फ्लेशन का करेक्शन का मतलब यानी कि अगर हम इसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो माइनस करें और इस नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो देखिए जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका जो टारगेट होता है वो 4% के आसपास का होता है, कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% ±2% इस रेंज में रहे। ठीक है, टारगेट हमेशा आरबीआई ये करता है कि जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो इन्फ्लेशन है वो 4% के आसपास रहे और उसके पास एक स्लैब है ±2% की, यानी कि 2% से लेके 6% तक अगर देश में इन्फ्लेशन है, और मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूं तो मैं रिटेल इन्फ्लेशन की बात करता हूं, मैं सीपीआई की बात करता हूं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करता हूं। अगर देश में 2% से 6% तक महंगाई दर रहती है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आरबीआई है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेसफुल है। अब आने वाले साल में यानी कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर में हम अगर ये 4% का जो वेरिएबल है, जो 4% जो इन्फ्लेशन रेट रहता है, अगर हम इसको 10.5 में से माइनस करें तो ये निकल के आएगा फिर 6.5%। यानी कि अगले साल भी अगर हम रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करें तो ये 6.5% ही रहने वाला है। ये अनुमान है फाइनेंस मिनिस्टर का, लेकिन बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% नहीं रहेगी, वो इससे ज़्यादा रहेगी। बहुत सारे क्रिटिक्स तो ये कह रहे हैं कि 5% से ऊपर जो है वो अभी इन्फ्लेशन हमारी चल रही है। तो अगर हम 5% इसमें से माइनस करेंगे तो हम 5, अगर 10.5 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो हम 5.5% की दर से बढ़ेंगे। तो ये एक स्किप्टिज्म है, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना चाहिए। जो प्रोजेक्शंस आए हैं वो नॉमिनल ग्रोथ रेट के आए हैं अगले साल के लिए, और उसमें से अगर हम इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है अगर हम उसको डिडक्ट करते हैं तो जो अर्थव्यवस्था हमें ग्रो होती हुई दिखती है वो 6% के आसपास होती हुई दिखती है। तो बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अराउंड 5.5% टू 6.5% इसके बीच में अगले साल का हमारा ग्रोथ रेट रहने वाला है। ठीक है, तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो गई। अब देखिए इस कर्व को देख लीजिए। देखिए ये साल आपको दिख रहा होगा, ये 2021 का साल है, लॉकडाउन का साल है। इसमें बहुत सारे उद्योग धंधे जो हैं वो बंद रहे, तो आप देखेंगे कि जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चला गया, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद जब धीरे धीरे पैंडेमिक से हम बाहर आए, धीरे धीरे अनलॉक हुआ, तो फिर जो ग्रोथ रेट है वो बेटर हुआ, और इसी को हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी। ओके, तो वी शेप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। वी एक आपको नादिर दिख रहा होगा, एक आपको नेगेटिव पीक दिख रहा होगा, वो कोविड के कारण है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद जो है वो जीडीपी है उसने फिर से छलांग लगाई है ग्रोथ रेट ने, और अब आके हम अराउंड 6.5% के आसपास जो है हम स्टेबल हुए हैं। तो ये क्या है, ये तो हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, 6.5% के आसपास की हमने ग्रोथ रेट की बात करी। लेकिन अगर मैं रियल टर्म्स में बात करूं, रियल टर्म्स में, तो जो ट्रेंड है वो हमको कुछ इस तरीके से दिखता है, हमको कुछ इस तरीके का ट्रेंड दिखता है। देखिए ये जो आपको ट्रेंड दिखेगा ना, ये जो साल है ये कोविड के पहले वाला साल है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर जो है ये 2019-20 वाला फाइनेंशियल ईयर है। ओके, और यहां देखिए ये 21 है, यही इसी में सारे के सारे लॉकडाउन हुए, इसी में सारी की सारी दिक्कतें आई। तो ये अगर गुड्स एंड सर्विसेज अगर मैं लाख करोड़ में बात करूं और मैं रियल जीडीपी की बात करूं, तो देखिए ये वाला जो लेवल है ये हमने लास्ट ईयर ही 2022-23 में ही हमने ये हमने अचीव कर लिया है। अब आने वाले साल में अगर मैं 6.5% की अगर मैं ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करूं, तो
हम कोविड वाले जो प्री कोविड वाले लेवल्स हैं उनसे हम ऊपर निकल गए हैं। ठीक है, तो प्री कोविड लेवल से जो जो रियल जीडीपी है वो ऊपर जा चुका है। तो इसलिए बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रही हैं कि अब जो 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 कोविड का इम्पैक्ट था या कोविड से जो कॉन्ट्रैक्शन आया था जीडीपी में और इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो रिकवरी है कोविड-19 से वो पूरी हो चुकी है, ये सरकार मानती है और ये हमको दिख भी रहा है अगर हम रियल जीडीपी के टर्म्स में देखें। लेकिन यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ों से कॉशियस रहना जरूरी है। देखिए, 2 इवेंट ऐसे हैं जो अभी भी बहुत दिक्कत वाले हैं, जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। एक तो है यूक्रेन रशिया वॉर। इसकी वजह से क्या हुआ है? इसकी वजह से जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्ट हुई हैं, एनर्जी का प्राइस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो रशिया है और जो यूक्रेन वाला रीजन है वो एक बहुत बड़ा सप्लायर है, वहाँ पे सप्लाई चेन्स जो हैं वो बिगड़ रही हैं, सैंक्शंस भी इम्पोज हुए हैं रशिया पे। तो इस वजह से यूक्रेन रशिया वॉर एक ऐसा फैक्टर बन सकता है आने वाले सालों में जो हमारी ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सके। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इन्फ्लेशन, और स्पेशली इन्फ्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब आप कहेंगे कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स में अगर इन्फ्लेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स में अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिख रहे हैं, तो उससे इंडिया की इकॉनमी को क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो उससे हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में अगर इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, वहाँ का जो फेडरल बैंक है, वो क्या करेगा? वो इन्फ्लेशन को कंटेन और कर्टेल करने की कोशिश करेगा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो अगर इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में होती है तो आरबीआई क्या, वहाँ का सेंट्रल बैंक क्या करता है? वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। वहाँ का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, तो क्या होता है? तो सपोज पहले यूएस में इंटरेस्ट रेट 1% था, ठीक है, इंडिया में सपोज जो इंटरेस्ट रेट थे वो चल रहे थे सपोज 5%, एग्जाम्पल में ले रहा हूं। अब यूएस में इन्फ्लेशन आया, और यूएस में जब इन्फ्लेशन आया तो वहां के फेडरल बैंक ने ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा के सपोज 3.5% कर दिया। ओके, तो पहले जो इंडिया और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट में जो फर्क था वो 4% का फर्क था। अब जो वो फर्क रह गया है वो 1.5% का फर्क रह गया है। तो जब ग्लोबल सिनेरियो जो होता है वो वीक होता है, इकोनॉमिक सिनेरियो वीक होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, तो यूएस को सेफ हेवन समझा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिव हो जाते हैं इकोनॉमी, एमर्जिंग इकोनॉमीज के, जिसका एक एग्जांपल इंडिया भी है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? अपना पैसा इंडिया की मार्केट से निकालते हैं और यूएस की मार्केट में ले जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा है? यूएस में इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, क्योंकि वहाँ के इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट कंपैरेबल हो गए हैं, ऑलमोस्ट और इकोनॉमी से कंपैरेबल हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग ये पसंद कर रहे हैं कि वो अपना पैसा किसी इमर्जिंग इकोनॉमी में या यूरोप में ना रखें, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी अनस्टेबल है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। तो वो अपना पैसा सेफ हेवन यूएस में रखना पसंद करते हैं। तो इससे 2 नुकसान होते हैं। पहली बात तो ये कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं बहुत सारे, उन्होंने लास्ट ईयर अपना पैसा निकाला है और वो निकाल के यूएस जो है वो अपना पैसा ले गए हैं। एक पहला नुकसान तो ये होता है कि देश से कैपिटल बाहर जाती है। ठीक है, पहला नुकसान तो ये हुआ। दूसरा नुकसान ये होता है कि ऐसा अगर होता है तो जो डॉलर है वो स्ट्रेंथन होता चला जाता है, यानी कि जो डॉलर है वो अप्रिशिएट होता चला जाता है। लास्ट ईयर हमने ये ट्रेंड देखा। लास्ट ईयर हमने देखा कि जो डॉलर है वो सारी करेंसीज के अपेक्षा, सारी करेंसीज के रिस्पेक्ट में जो है मजबूत हुआ है। अब इंडिया ऐसी इकॉनमी है जिसमें डॉलर जितना अप्रिशिएट होता है, इंडिया को नुकसान होता है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने फ्यूल ऑयल, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर बाहर के देशों पर, और एडिबल ऑयल पर भी। तो एडिबल ऑयल और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट, अब आप कितना भी डॉलर महंगा हो जाए, कितना भी रेट ज़्यादा हो जाए, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उसको इंडियन इकॉनमी कंज्यूम करेगी, और वहाँ पे हमको दिक्कत आने लगती है। तो अगर
यूएस में इन्फ्लेशन होती है, तो जो इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स हैं वो हमने सिर्फ यूएस में नहीं देखे, हमने अक्रॉस द वर्ल्ड देखे हैं। कमोडिटी के प्राइस बढ़े हैं, यूरोप में बढ़ा है, अनप्रेसिडेंटेड जो इन्फ्लेशन है वो देखने को मिली है यूरोप में भी और यूएस में भी। और यूएस के फेड रिजर्व ने उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो वहाँ के इंटरेस्ट रेट ल्यूक्रेटिव हो गए और दुनिया भर की कैपिटल जो है वो यूएस में जाने लगी। उसकी वजह से जो डॉलर की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ गई, और डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से बाकी सारी की सारी जो करेंसीज थी वो डेप्रिशिएट कर गई, इंक्लूडिंग इंडियन रुपी। तो अगर मैं इंडियन रुपी की बात करूं तो पिछले साल, अगर मैं लास्ट साल 2022 की बात करूं तो जो भारत का रुपया है वो एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही है। ठीक है, नो मैटर सरकार आपको क्या बताए, मीडिया रिपोर्ट आपको क्या बताए, बट ये बात भी आपको समझनी चाहिए। तो क्या है कि अगर यूएस में इन्फ्लेशन होगा और यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उसका सीधा असर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे पड़ने वाला है। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखने हैं, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं। यूक्रेन रशिया वॉर से ग्रोथ स्टोरी पे फर्क पड़ सकता है, और इन्फ्लेशन अगर यूएस में रही और यूएस का जो फेडरल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता चला गया तो हमारी कैपिटल जो है वो पहली बात तो वहां मूव करेगी, और दूसरा डॉलर एप्रिशिएट होगा, और डॉलर एप्रिशिएट होने की वजह से हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारे फॉरेन रिजर्व में दिक्कतें आएंगी, हमारे जो ट्रेड अकाउंट्स हैं, जो फॉरेन ट्रेड के अकाउंट्स हैं उनके डेफिसिट बढ़ेंगे, तो ये दिक्कतें होने वाली हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पैंडेमिक जो हमारे हाथ में नहीं था उससे तो हम रिकवर कर चुके हैं, उससे तो रिकवरी आ चुकी है, हमको ये ग्राफ बताता है। लेकिन आने वाले टाइम में दो इंटरनेशनल इवेंट्स जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए, जिस पे हर इकोनॉमी के स्टूडेंट की नज़र होनी चाहिए, एक तो रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई हैं वो, और दूसरा यूएस में फेडरल बैंक कैसे अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, ये क्रूशियल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बहुत बात हो रही है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गए हैं, काफी दिनों से थे, अब हमने वो जो मुकाम है उसको जारी रखा है, उस काम को जारी रखा है। तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ है, इसके पीछे क्या ड्राइवर्स रहे हैं? तो एक बहुत बड़ा ड्राइवर जो ग्रोथ का ड्राइवर रहा है वो है कैपेक्स। ठीक है, तो कैपेक्स का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से बना हुआ है। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल, और एक्स का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट जब कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए एक्सपेंडिचर करती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जब वो एक्सपेंडिचर करती है, जब वो खर्चा करती है, उसको कैपेक्स कहा जाता है। तो बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो खुद सरकार है वो ये मानती है कि जो 6.5% की हमें कोविड के बाद में जो ग्रोथ मिली है उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं वो बड़ी तादाद में हमने करे हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे, रेलवेज में, पोर्ट्स में, ब्रिजेस में, इसमें बहुत खर्चा किया है लास्ट के कुछ सालों में, और उसका जो है उसका परिणाम हमको ये मिला है कि कैपेक्स की वजह से जो हमारी इकॉनमी है वो काफ़ी हद तक वो सही राह पे आ गई है। ये सरकार और इकोनॉमिस्ट मानते हैं और ये कहीं ना कहीं हमें दिखता भी है। तो कैपेक्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कैपेक्स क्या होते हैं, और फिर इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर मैंने आपको ये कराया था जब मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी पढ़ाई थी, अगर मैं गवर्नमेंट के बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक तरफ रखूं एक्सपेंडिचर जो भी सरकार खर्चा करती है, और एक तरफ रखूं रिसीट्स, ठीक है, तो मेरे पास दो क्वाड्रेंट बन जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, राइट हैंड साइड पे मैं रिसीट्स की बात कर रहा हूं। जो भी पैसा सरकार का आएगा वो मैं अगर यहां लिखता चला जाऊं, और जो भी एक्सपेंडिचर सरकार करती है वो मैं इस यहां पे लिखता चला जाऊं, तो मेरे पास दो क्वाड्रेंट बन जाते हैं। अब मैं इनको फर्दर डिवाइड कर देता हूं, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, तो ये चार क्वाड्रेंट बन गए। ठीक है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो अब समझते हैं कैपिटल और रेवेन्यू, ऑल्दो मैं समझा चुका हूं, फिर एक बार क्विकली रिकैप हो जाएगा। देखिए, कोई भी खर्चा अगर सरकार करती है जिससे कोई सरकारी एसेट बनता है, या
लाइबिलिटी कम होती है, लाइबिलिटी कम होती है और कोई एसेट सरकार बनाती है तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। तो कैपिटल का मतलब क्या है? वो सारे के सारे खर्चे है, वो सारी की सारी आमदनी जिससे सरकार की एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क पड़ता है, उसको हम कैपिटल वाले क्वाड्रेंट्स में रखते हैं। और इसके अलावा जो भी कुछ होता है जैसे कि सैलरीज हो गई, पेंशन्स हो गई, उनको हम रेवेन्यू वाले कॉलम में रखते हैं। ठीक है, अब जो ग्रोथ है, जो इंडिया की 6.5% ग्रोथ हुई है, उसका बहुत बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कैपेक्स, यानी कि इस क्वाड्रेंट में एक्सपेंडिचर। तो इस क्वाड्रेंट में अगर एक्सपेंडिचर होगा तो सरकार क्या करेगी? इस क्वाड्रेंट में एक्सपेंडिचर होगा तो सरकार ब्रिजेस बनाएगी, सरकार रेलवे को ज़्यादा पैसा देगी, और यही हमको देखने को मिलता है। तो परमानेंट एसेट्स जो बन रहे हैं उसको कैपेक्स कहा जाता है। और लास्ट कुछ सालों में, और खासतौर से कोविड के टाइम के बाद, सरकार जो गवर्नमेंट है वो इसको लेके काफ़ी सीरियस है। इसमें काफ़ी सारा पैसा जो है वो पंप इन किया जा रहा है, जिसको हम कैपेक्स बोलते हैं। ठीक है, सो द गवर्नमेंट लेड एम्फोसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर टू पुश इकोनॉमिक ग्रोथ हिट बाय द पैंडेमिक। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग वुड क्राउड इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे ना दो टर्म्स हैं जो लगातार आपको अखबारों में और एडिटोरियल्स में देखने को मिलेंगी। उनको एक एग्जांपल से समझेंगे। एक टर्म है जिसका नाम है क्राउडिंग इन, और दूसरी टर्म है जिसका नाम है मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, कहा जा रहा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने किया है खासतौर से कोविड के बाद, उससे क्राउडिंग इन इफेक्ट आया है और उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से इंडिया अभी भी कोविड के बाद भी, कोविड के शॉक के बाद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी जो है वो है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं क्राउडिंग इन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ठीक है, और इसके आउटस्कर्ट्स पे एक छोटा सा या मे बी कोई शहर है जो कि डेवलप नहीं है, या मे बी कोई कस्बा है जो डेवलप नहीं है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने दिल्ली और इस जो छोटा सा कस्बा है, सपोज इसका नाम, इसको एक्स मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज गवर्नमेंट ने दिल्ली की और इस जो एक्स जो टाउन है इसकी कनेक्टिविटी के लिए कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। सपोज गवर्नमेंट ने यहां 500 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है, और इस 500 करोड़ रुपए को लगा के हाईवेज बना दिए दोनों की कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, मेट्रो की कनेक्टिविटी अच्छी कर दी, और मे बी वर्ल्ड क्लास या मे बी कोई दोनों के बीच में कोई ट्रेन चला दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जो टाउन एक्स था, पहले वो एक छोटा सा टाउन था दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, और वहां पहुंचने के लिए 1-1.5 घंटा लगता था। जब गवर्नमेंट ने हाईवेज बनाए और जब गवर्नमेंट ने मेट्रो बनाई, तो अब दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बेटर हो गई, और ये हम देखने लगे कि 15 से 20 मिनट में जो लोग हैं वो दिल्ली से इस टाउन एक्स में पहुंच सकते हैं अब, क्योंकि कनेक्टिविटी बेटर हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही ये कनेक्टिविटी जो है वो बेटर हुई, वैसे ही कोई बिल्डर था, लोकल बिल्डर, उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि अब दिल्ली से टाउन एक्स तक पहुंचने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी हो गई है, हाईवे की कनेक्टिविटी हो गई है। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस टाउन में रहना पसंद करेंगे, जो दिल्ली में नौकरी करते हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है। तो उस बिल्डर ने क्या किया? उस बिल्डर ने इस टाउन एक्स में एक टाउनशिप बनाने का फैसला किया। ठीक है, बिल्डर को लगा कि एक 500 जो मकानों की टाउनशिप बनाई जाए। अगर मैं 500 मकानों की टाउनशिप बनाता हूं तो बहुत सारे लोग टाउन एक्स में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि दिल्ली के बाहर है, रेट्स वहां कम है, लैंड के रेट वहां कम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में किराए पे रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं। अगर उनको ये कहा जाए कि आप टाउन एक्स में अपना घर खरीदो, तो ऐसे बहुत सारे लोग उनको जो बिल्डर है उसको उसके क्लाइंट्स बन जाएंगे, उसके पेयर्स बन जाएंगे,
उसको उनको वो मकान बेच पाएगा। तो इस बिल्डर ने क्या किया, इस कनेक्टिविटी की वजह से इस बिल्डर ने यहाँ पे एक टाउनशिप बनानी शुरू कर दी। ठीक है, उस टाउनशिप में सपोज 500 हाउसेज बिल्डर ने बनाए। ठीक है, जब बिल्डर ने 500 हाउसेज बनाए तो सपोज बिल्डर को इसमें 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। ठीक है, तो ये 500 हाउसेज जो हैं वो बिल्डर ने बना दिए, लैंड खरीदी और वहां पे 500 हाउसेज बना दिए। जब बिल्डर 500 हाउसेज बना रहा था तो एक और लोकल बिल्डर था, उसको लगा कि अब 500 हाउसेज यहां पे आ जाएंगे तो क्यों ना मैं यहां पे एक मार्केट प्लेस भी बना दूं। तो उसने क्या किया, उसने एक मॉल भी बना दी। ठीक है, उस मॉल को बनाने में सपोज उसको लग गए 250 करोड़। ठीक है, अब 500 घर बन गए, मॉल बन गई। फिर किसी के दिमाग में आया कि मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक स्कूल भी खोल लेता हूं, एक वर्ल्ड क्लास स्कूल खोल लेता हूं, क्योंकि जो लोग आएंगे अगर वो रहेंगे तो उनके बच्चों को स्कूल भी चाहिए होगा। फिर किसी ने यहां पे एक स्कूल बना दिया। ठीक है, और स्कूल में खर्चा आया सपोज 50 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये टोटल कितना खर्चा हो गया, ये टोटल 500 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया। ठीक है, अब इस स्कूल में बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो पढ़ाएंगे, जिम में बहुत सारे लोग आएंगे जिनमें ट्रेनर्स होंगे, जो ये हाउसेज हैं, जो ये हाउसिंग सोसाइटी हैं, ये जब बनेंगी तो वहां की जो मार्केट है वो फ्लरिश होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और गवर्नमेंट के 500 करोड़ एक्सपेंडिचर करने की वजह से बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी ऐसे हो गए जो इस टाउन में अब इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए, या उनको टाउन में इन्वेस्ट करने में बिजनेस सेंस लगने लगी। तो गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए लगाए थे, और इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद इसी जगह पे, इसी कनेक्टिविटी की वजह से यहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग इन। क्या होता है कि पहले गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, और उसकी वजह से प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी वहां पे आना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग इन। तो ये क्राउडिंग इन का एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो किसी भी इकोनॉमी का, तो आप उसमें गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट करते हो कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई एक साल के अंदर। ठीक है, आप उसमें आपके बैंक में कितना पैसा है, या किसी बिल्डर के पास कितना पैसा है, या कोई बिल्डर कितना लोन ले रहा है, वो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो क्या है कि अभी क्या हुआ है, हो सकता है जो बिल्डर ने जो ये 200 करोड़ रुपया लगाया हो, ये इसके पास बैंक बैलेंस में हो। ठीक है, तो बैंक बैलेंस से तो जीडीपी कैलकुलेट नहीं होता। जीडीपी तो कैलकुलेट होता है वो तो गुड्स एंड सर्विसेज जितनी प्रोड्यूस होती हैं उससे कैलकुलेट होता है। अब ये 200 करोड़ रुपया इकोनॉमी में आया ना, इकोनॉमी में लगा ना, उसके वर्थ की गुड्स एंड सर्विसेज बनी ना, वो किसकी वजह से हुआ, वो इस 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इतना ही इन्वेस्टमेंट मानूं, इसके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अगर मैं इतना ही इन्वेस्टमेंट मानूं तो गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए लगाए थे इकोनॉमी में, लेकिन उसकी वजह से 500 करोड़ रुपए और जो है वो इकोनॉमी में लग गए। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ, टोटल ये 1000 करोड़ जो है वो इकोनॉमी में आ गए, इस टाउनशिप में आ गए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। देखिए, इकोनॉमी में तो पैसे थे ही, बट ये जो पैसा था अब ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। जो 1000 करोड़ है ये एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लगाए तो 500 करोड़, लेकिन जो फायदा हुआ वो हो गया इकोनॉमी को 1000 करोड़ का। ठीक है, तो अगर मैं 500 को 1000 से डिवाइड करूं तो ये बनता है 2। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। गवर्नमेंट ने लगाए सिर्फ 500 करोड़, लेकिन इकोनॉमी को फायदा हो गया 1000 करोड़ का, तो ये हो गया मल्टीप्लायर ऑफ 2। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब कोई आपसे पूछे कि कैपेक्स की वजह से, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से, जिसमें सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, पोर्ट्स क्रिएट करती है, उसकी वजह से क्राउडिंग इन का क्या मतलब होता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्या मतलब होता है, तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझाया। अब गवर्नमेंट का ये मानना है, इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है कोविड के बाद, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बने रहने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक बार जरा थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं। तो जो इस बार का बजट है, इसमें 10 लाख करोड़ जो है वो अलॉट किए गए हैं, उसका आउटले है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, और ये 33% इंक्रीज है। ठीक है, तो अगर मैं 10 लाख को 1.33 से डिवाइड करूं तो ये आता है ऑलमोस्ट 7.5 लाख करोड़। ठीक है, तो ये जो आउटले है, ये जो आउटले है ये 2022-23 का है।
तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने डाले थे, गवर्नमेंट ने इतने आउटलेज का प्रोविजन किया था, और अब इसको बढ़ा दिया गया है, इसको बढ़ा के इसको 33% इंक्रीज कर दिया गया है, और 33% इंक्रीज करके अब ये जो फिगर आती है वो आती है 10 लाख करोड़, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, विच इज अ वेरी वेरी डिसेंट अमाउंट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है तो वो अच्छे साइन होते हैं, इट्स अ वेरी वेरी प्रूडेंट डिसीजन फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो ये अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। और जो अगर मैं 10 लाख करोड़ की बात करूं तो ये कितना है, 3.3% ऑफ जीडीपी है। वेरी डिसेंट अमाउंट, वेरी डिसेंट स्टेप टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ कोविड, ठीक है। इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एनकरेज किया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 50 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती हैं अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती हैं, अगर वो अपना वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या किसी भी तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती हैं, तो 50 ईयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकती हैं, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड, गवर्नमेंट इज ऑन द राइट ट्रैक। जब कैपेक्स की बात होती है तो कैपेक्स बिल्कुल, जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज 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 बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी, और इसके असर हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैपेक्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, मैंने आपको एक बॉल पार्क फिगर बताई कितना गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है। दूसरा मैंने आपको क्राउडिंग इन और मल्टीप्लायर इफेक्ट का जो मतलब होता है एग्जाम्पल के साथ इस स्लाइड में क्लियर किया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक और जो डायमेंशन है जहां पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत अग्रेसिवली काम कर रही है, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक निकाला करता था, ठीक है, और जो लास्ट रिपोर्ट आई है वो 2020 में आई है, 2020 में आई है। उसके बाद एथिकल इश्यूज के कारण वर्ल्ड बैंक, इंटरनल एथिकल इश्यूज के कारण वर्ल्ड बैंक ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। बट अगर हम एक ट्रेंड देखें तो 2014 की बात है, 2014 में जो हमारी रैंक थी वर्ल्ड में 142 थी, गवर्नमेंट ने परसिस्टेंटली काम करके इसको 63 तक 2022 में 63 हो गई थी, यानी कि हम अंडर 100 आ गए थे। 150 भी आ जाते अगर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है अगर ये कंटिन्यू रखता वर्ल्ड बैंक। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए क्या करना है, कैपेक्स है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, क्राउडिंग इन, आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आपके यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस का सामना करना पड़ रहा है। आप अब किसी को बिजनेस सेंस दिखती है, सपोज मैं वही एग्जांपल लूं जो मैंने लास्ट स्लाइड में लिया था कि आपने एक दिल्ली को एक छोटे टाउन से कनेक्ट कर दिया, वहां किसी बिजनेसमैन को बिजनेस सेंस दिखती है वहां पे हाउसिंग या टाउनशिप बनाने में, लेकिन आपके प्रोसीजर्स बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, आपके अप्रूवल्स बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, बहुत सारे जो कागजी कार्रवाई, बहुत सारे हैसल्स होते हैं लोगों को एक बिजनेस स्टार्ट करने में। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जो है वो सरकार बढ़ रही है। और इस साल भी बजट 23 की अगर मैं बात करूं तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन 39,000 कंप्लायंस मेजर्स, तो 39,000 कंप्लायंसेस मेजर्स को सरकार ने कम किया है, और 3,400 जो लीगल प्रोविजंस थे उनको डीक्रिमिनलाइज किया है। तो कोई मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है या कोई ऐसा रूल है जिसमें अगर आप कोई कागज जमा नहीं करते और आपको जेल हो जाती है तो आप उस बिजनेस को स्टार्ट करने से बचेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस, 3,400 प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस को गवर्नमेंट ने डीक्रिमिनलाइज किया है, यानी कि इसके कारण किसी को जेल नहीं होगी, उसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस की तरह नहीं देखा जाएगा, सिविल कोर्ट में आप जाके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, कैपेक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है अराउंड 10 लाख करोड़ का, उसका जो पर्पस है मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में हो और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमी में आए। लेकिन अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमको लाना है तो हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा लिबरल करना पड़ेगा, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को हैसल फ्री बनाना पड़ेगा। उसी डायरेक्शन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की डायरेक्शन में गवर्नमेंट है वो चलती चली जा रही है, डेटा भी हमको यही बताता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। देखिए इन्फ्लेशन जो था वो लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा था। मैं अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो इन जनरल
ज़्यादा था। और वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करूं तो वर्ल्ड में भी बहुत सारी कंट्रीज, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज और यूएस जिसकी हम बात कर चुके हैं, उसमें अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन लेवल्स हमको देखने को मिले। ठीक है, तो इंडिया में भी ये एस्टिमेटेड है, जो इन्फ्लेशन लेवल है वो 6.8% के आसपास इस साल का रहने वाला है। ये टारगेट, ये एस्टिमेशन है। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा था, और ये मैं किसकी बात करता हूं, रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कितना है, ये अराउंड 6.8% के आसपास जो है। ये क्या है, 6.8 क्या है, ये ईयर की एवरेज बता रहा हूं मैं, ईयर एवरेज। ठीक है, अगर ट्रेंड्स देखें तो हर महीने इन्फ्लेशन जो होती है वो डिफरेंट लेवल पे होती है। तो अगर हम 2021 और 22 दिसंबर 2022 तक देखें तो देखिए जो इन्फ्लेशन है, ये देखिए, ये ब्लू वाला जो है ये सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो एक टाइम पे ये काफी हाई था, एक टाइम पे ये ऑलमोस्ट 8% के आसपास भी जा चुका है। ठीक है, विच इज वेरी अलार्मिंग। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो आरबीआई को मैंडेट है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% की रेंज में रहे, और इसके ऊपर ±2% है वो चलेगा। यानी कि 2% से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है तो वो चलेगा। इसके बाद अगर इन्फ्लेशन होता है, इसके बाद इसके ऊपर अगर इन्फ्लेशन होता है तो वो इकोनॉमी के लिए डेंजरस है। तो इस साल हमने कितना देखा, इस साल हमने 6.8% देखा, जो कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, आपको जीडीपी के नंबर याद रखने हैं 6.5, और जो इन्फ्लेशन है, जो एस्टिमेटेड इन्फ्लेशन है, मैं ईयर की एवरेज की बात कर रहा हूं, वो 6.8। तो 6.8 का मतलब क्या हुआ, यानी कि मान लीजिए साल 2022-23 में कोई चीज 100 रुपए की थी, तो वो साल 2023-24 में वो जो चीज है वो बढ़ के हो गई है 106 रुपए 80 पैसे की। दिस इज व्हाट वी मीन बाय एवरेज इन्फ्लेशन। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। और नॉमिनल जीडीपी के जो हमारे टारगेट्स हैं वो कितने हैं, 10.5%, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। अगर सेम रिटेल इन्फ्लेशन अगले साल भी चलती रही, ठीक है, तो अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो ये आएगा आपका 6.8 को मैं माइनस करूं तो ये आएगा 3.7। तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3.7 पे भी पहुंच सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये इन्फ्लेशन की फिगर आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो है फिस्कल डेफिसिट। तो मैंने आपको बताया था जो ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट एनडीए गवर्नमेंट है, ये फिस्कल प्रूडेंस पे बहुत ज़्यादा जोर देती है। जो यूपीए गवर्नमेंट रही हैं वो फिस्कल प्रूडेंस से ज़्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन पे जोर देती हैं। तो हमने देखा था कि फिस्कल डेफिसिट कई बार जो है वो बहुत ही डेंजरस टेरिटरी में चला जाता है। लेकिन अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं तो इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी कि ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर में इसका जो एस्टिमेशन है वो 6.4 है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि साल 2022-23 में जब तक ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब तक हमारा जो एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4 रहने वाला है। ठीक है, अब क्या है, अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि आगे चल के गवर्नमेंट इसको कैसे देखती है, तो जो टारगेट्स हैं 2023-24 यानी कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसमें जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है वो रखा है 5.9% का। ओके, यानी कि -0.5%, यानी कि 5% पिछले साल से कम। ठीक है, और एक और टारगेट है वो है ईयर 2025-26 का। 2025-26 के लिए हमने टारगेट रखा हुआ है कि 2025-26 आते आते हम अपना फिस्कल डेफिसिट 4.5% से कम रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है, एफआरबीएम एक्ट कई बार पूछा जा चुका है, उस पर मैं आऊंगा अभी। तो प्रीलिम्स में आ सकता है, और मेंस में अगर आप कोई आंसर लिखते हैं या एसए में अगर आप कोई आंसर आप एसए लिख रहे हैं और उसमें जीडीपी का जिक्र आता है, फिस्कल डेफिसिट की डायरेक्शन में आप जाते हैं और आप ये नंबर्स कोट करते हैं तो फायदा होगा, तो आपका जो आंसर है वो एनरिच होगा। तो अभी हम क्या बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है 2022-23 का वो अराउंड 6.4% ऑफ जीडीपी इतना रहने की उम्मीद है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर हम इसको कम करके 5.9 यानी कि बिलो 6 वाली ट्रेजेक्टरी में ले आएंगे,
और हम 2025-26 आते आते इसको 4.5% से कम रखने वाले हैं। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब टारगेट ये तभी पूरा हो पाएगा जब कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट ना आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि हम देख चुके हैं पास्ट में, अगर मैं लास्ट 20-22 साल की हिस्ट्री देखूं तो जो फिजिकल डेफिसिट है उसके लिए हम टारगेट सेट करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर आ जाता है, कोई ना कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट आ जाता है कि हमारे जो टारगेट है हमको रिवाइज करने पड़ते हैं। तो अगर मैं फिजिकल डेफिसिट की बात करूं तो 2003 में एफआरबीएम एक्ट आया था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल। ये 2003 में आया था, बजट मैनेजमेंट एक्ट ये 2003 में आया था। और मैंने आपको बताया कि जो एनडीए गवर्नमेंट है ये बहुत स्ट्रिंजेंटली और इसकी प्रायोरिटी होती है फिजिकल प्रूडेंस की। तो 2003 में भी किसकी गवर्नमेंट थी? 2003 में भी जो देश में जो केंद्र सरकार थी वो वाजपेयी गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो वाजपेयी गवर्नमेंट क्या लेके आई? वाजपेयी गवर्नमेंट 2003 में एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट लेके आई। उसमें कहा गया कि जो फिजिकल डेफिसिट है, जो सरकार का खर्चा है और जो आमदनी के बीच का जो गैप होता है, जो बोरोइंग्स होती हैं, साल दर साल उस पर कंट्रोल रखा जाएगा और एक टारगेट सेट किया गया। और टारगेट क्या सेट किया गया? देखिए, कुछ टारगेट थे, कुछ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआरबीएम एक्ट तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके 2-3 टारगेट जो थे वो आपको समझने चाहिए। 2003 में कहा गया कि रेवेन्यू डेफिसिट को हम 0% करेंगे, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट था वो 3% ऑफ जीडीपी को रखा गया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उससे कहा गया कि आप 4 इंडिकेटर्स, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, आउटस्टैंडिंग डेट और जो टैक्स रेवेन्यू है, ये पब्लिकली आप जो है लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको याद रखने हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट बिल के। तो देखिए, 2003 से हमने इस पे काम करना शुरू किया। हम लोग ट्रैक पर थे, लेकिन 2008 आते आते इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, ठीक है। तो रिसेशन में क्या होता है? रिसेशन में 2 चीजें होती हैं। एक तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो क्या होता है? सरकार के पास टैक्स आना कम हो जाता है, तो जो रिसीट साइड है वो सरकार को हिट करती है। और दूसरी बात है कि जो रिसेशन होता है, ऐसे में जो ट्रेडिशनल कीन्स की इकॉनमी कहती है वो ये कहती है कि आपको पब्लिक स्पेंडिंग ज़्यादा करनी चाहिए, आपको जो लोग हैं उनको असिस्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए। तो ऐसे में जो स्पेंडिंग्स हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, जो असिस्टेंस हैं, वो बढ़ जाता है। तो जो आपका खर्चा है, यानी कि आपकी जो आमदनी है वो तो कम हो गई क्योंकि जो इकॉनमी है वो श्रिंक कर रही है, और जो आपका खर्चा है वो बढ़ गया। तो क्या होगा? आपके दोनों के बीच का जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। तो 2008 आते आते यही हुआ। 2008 आते आते 2009 के जो टारगेट्स थे जो हमें कंप्लीट करने थे, जिस पे हम राइट डायरेक्शन में चल रहे थे, 2008 में क्योंकि रिसेशन आ गया, प्रायोरिटीज चेंज हो गई। प्रायोरिटी अब फिजिकल डेफिसिट कंटेन और कर्टेल करने की नहीं रही। जो प्रायोरिटी थी उस टाइम पे वो रिसेशन से इकॉनमी को बाहर निकालने में लग गई। तो 2008 में हमको ये दिक्कत आई, और फिर जब रिसेशन से इकॉनमी उभरी और जो एनडीए गवर्नमेंट है फिर 2014 के बाद वापस पावर में आई, तो 2017 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था एनके सिंह कमेटी। तो एनके सिंह कमेटी ने क्या किया? एनके सिंह कमेटी ने कहा कि वो जो एफआरबीएम के टारगेट्स हैं वो हमें रिवाइज करने चाहिए, और रिवाइज करके टारगेट हो गया फिजिकल डेफिसिट 3.5% इन 2017 टू 2.5% इन 2023। यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो हम 2017 में 3.5% तक लेके आएंगे और 2.5% हम 2023 में लेके आएंगे। इस पे भी ट्रैक पर थे हम लोग 2017 के बाद, लेकिन फिर इस टाइम पे आ गया पैंडेमिक, कोविड आ गया, ठीक है। जब कोविड आ गया तो क्या हो गया? फिर लॉकडाउन हो गया, फिर जो इकॉनमी थी वो श्रिंक कर गई। इकॉनमी श्रिंक कर गई तो जो गवर्नमेंट थी उसकी जो रिसीट्स थी, जो टैक्स रिसीट्स थी वो कम हो गई, और उसको बहुत सारा असिस्टेंस जैसे फ्री फूड और बहुत सारे सब्सिडीज जो है वो उस समय सरकार को लोगों को देनी पड़ी, क्योंकि जो प्रायोरिटी थी वो उस टाइम पे भी फिजिकल डेफिसिट को कंटेन करने की नहीं थी। जो प्रायोरिटी थी उस टाइम पे वो ये थी कि किस तरीके से लोगों को कोविड की महामारी से बचाया जाए, कैसे उनके सर्वाइवल को और बेटर किया जाए। तो 2017 वाला जो टारगेट था, 2017 में जो एनके सिंह कमेटी ने जो टारगेट बनाए थे वो भी डिरेल हो गए बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। अब पैंडेमिक के बाद जो गवर्नमेंट है वो जो टारगेट लेके चल रही है वो लेके चल रही है फिजिकल डेफिसिट बिलो 4.5% बाई 2025-26। तो इसी पूरी
इसे पूरी कॉन्टेक्स्ट में आप देख लीजिए, गवर्नमेंट ने इस साल जो फिस्कल डेफिसिट है वो अराउंड 6.4 पर रखा। अगले साल गवर्नमेंट को उम्मीद है कि इसको 0.5% और घटाएगी और इसको 5.9% तक लेके जाएगी, और 2025-26 आते आते इसको 4.5% तक ले जाने की गवर्नमेंट की उम्मीद है। जो गवर्नमेंट है ये इसी डायरेक्शन में काम करेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा फिस्कल डेफिसिट के एक बार हम ट्रेंड्स देख लेते हैं। देखिए ये वाला साल, देखिए ये साल जो है 2021-22 वाला, ये कोविड ईयर है। ठीक है, जब लॉकडाउन था, ये वो वाले साल हैं। ओके, अब यहां पे जो फिस्कल डेफिसिट था वो 9.2% तक चला गया, और इसका रीजन क्या था? रीजन मैंने आपको बताया था, इकॉनमी श्रिंक हुई, जो गुड्स एंड सर्विसेज थे वो बनने कम हुए, सरकार के पास कम टैक्स आया, सरकार के पास कम रेवेन्यू आया, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को ज़्यादा असिस्टेंस जो है वो लोगों को देना पड़ा। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 80 करोड़ लोगों को सरकार ने फ्री में खाना खिलाया। तो वो पैसा कहाँ से आया होगा? वो पैसा ऑफ कोर्स जो सरकारी पैसा है वही उसमें लगा होगा। इसी वजह से जो आपका जो फिस्कल डेफिसिट था वो 9.2% तक पहुंच गया। अभी जो ये इस साल यानी कि जो करंट ईयर है इसमें 6.4 तक हम पहुंचे हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि 25-26 तक, 2025-26 तक हम इसको घटाकर लेस देन 4.5% तक लेके आएंगे। तो इस फिस्कल ग्लाइड पे, इस ग्लाइड पाथ पे जो गवर्नमेंट है वो चल रही है। ग्लाइड का पाथ का मतलब यह है कि 9.2 जो हमारा 2022 था इसको हमको घटा के 4.5 लेके आना है। ये ग्लाइड पाथ है, इसको ग्लाइड पाथ कहते हैं। काफी न्यूज में है, काफी एडिटोरियल में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, तो इसी का मतलब ग्लाइड पाथ होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है वो 6.4% तक जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कैसे लेके आ पाई, उसके पीछे क्या कारण थे? जैसे हमने कहा कि 6.5% जो हमारा ग्रोथ रेट है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कैपेक्स, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनके मल्टीप्लायर इफेक्ट, और उसकी वजह से क्राउडिंग इन। अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं तो फिस्कल डेफिसिट में जो गवर्नमेंट को मदद करी है वो करी है 10% मोर कलेक्शन देन एस्टिमेटेड अंडर डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी। यानी कि इस साल 2022-23 में गवर्नमेंट जितना टैक्स एक्सपेक्ट कर रही थी लोगों से डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में और जीएसटी की फॉर्म में, उससे 10% ज़्यादा उसने कलेक्ट किया, उससे 10% ज़्यादा टैक्स उसके पास आया। तो टैक्स ज़्यादा आया होगा तो क्या होगा? गवर्नमेंट की जो आमदनी है, जो गवर्नमेंट की रिसीट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। जब रिसीट्स बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? जो घाटे का जो अंतर है वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से 6.4% पे हम अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंटेन और करटेल कर पाए। बहुत बड़ा कारण क्या है? बॉयंट टैक्स कलेक्शन। ठीक है, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक अगर लाइन में आपको लिखना हो कि व्हाट इज द मेजर रीजन दैट हैज हेल्प्ड अस टू कंटेन एंड कर्टेल द फिस्कल डेफिसिट इन द ईयर 2022-23, तो उसका आंसर है बॉयंट टैक्स कलेक्शन। सरकार जितना उम्मीद कर रही थी उससे ज्यादा टैक्स, उससे 10% ज्यादा टैक्स वो कलेक्ट कर पाई डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में, यानी कि जो लोग इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स देते हैं उसकी फॉर्म में, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया प्लस जीएसटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं। लिखेंगे आंसर में तो अच्छा रहेगा, नंबर्स के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन है। 6.4% तक तो हम पहुंच गए, आगे हम इसको चाहते हैं कि 0.5% हर साल हम इसको रिड्यूस करें। ठीक है, सरकार ने क्या बोला कि 9.2% थे हम यहाँ पे 2021-22 में, अब हमें इसको घटा के 25-26 तक 4.5% लेके आना है। तो आप देखेंगे 0.5% जो है वो सरकार को हर साल दर साल घटाना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा? तभी जाके वो 4.5% का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएगी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको कैसे अचीव किया जाए, कैसे आमदनी को बढ़ाया जाए और कैसे खर्चे को कम किया जाए। ठीक है, तो खर्चा कम करने के लिए, यानी कि हम जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं या गवर्नमेंट का असिस्टेंस है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आगे देख लेते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट मेजरली जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है ना, या गवर्नमेंट की सब्सिडीज होती है ना, वो 3Fs में जाती हैं। 3Fs यानी कि फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या है? आपका पेट्रोल और डीजल।
ओके, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो उसका सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। अब हम क्या कह रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या है? हमारा पर्पज़ है 25-26 यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.5% ऑफ जीडीपी तक पहुंच जाए। अभी कितना है? अभी 6.4% के आसपास है और हमें हर साल घटाना कितना है? 0.5% हमें हर साल घटाना है। तो गवर्नमेंट के पास इसके लिए कुछ प्लान होना चाहिए। तो इस साल गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है ये देख लेते हैं। तो देखिए, रुपीज 1.47 लाख करोड़ लोअर इन कमिंग फिजिकल ईयर कंपेयर टू 2023। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं फूड सब्सिडी की। अगर मैं फूड की बात करूं, फूड प्लस फर्टिलाइजर की बात करूं, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि जो सब्सिडी उसने लास्ट यानी कि 2022-23 में दी थी उससे 1.47 लाख करोड़ कम सब्सिडी देगी वो इस बार। ठीक है, एक यहां पे खर्चा वो कम करने वाली है। दूसरा जो मेजर खर्चा जो गवर्नमेंट कम करेगी वो अराउंड 29,400 करोड़ रुपए का जो खर्चा है, जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जो गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें जो गवर्नमेंट है वो लास्ट ईयर की अपेक्षा 29,400 करोड़ रुपीस कम जो है वो कम देगी, यानी कि कम लोगों को रोजगार देगी। तो गवर्नमेंट अपना खर्चा इस तरीके से घटाने की बात कर रही है। अब इसमें खराब चीज क्या है? मनरेगा में ज्यादातर काम कौन करते हैं? लैंडलेस लेबर्स। ठीक है, जिसके पास जमीन होती है रूरल एरिया में वो क्या करता है? उसके पास तो खेती करने के लिए कुछ है, लेकिन एमजी नरेगा में कौन काम करता है? इसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में कौन काम करता है? इस स्कीम में कौन काम करता है? ज़्यादातर लैंडलेस लेबर या मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब सरकार ने खर्चा कम किया, लेकिन नुकसान किसको होगा? जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है और जो रूरल एरिया में रहता है, लैंडलेस लेबर हो गए, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, जिनको रोजगार की जरूरत पड़ती है, उनको नुकसान होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए। एक और थोड़ा सा इसका डीप एनालिसिस कर लेते हैं। अगर अभी फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात कर लेते हैं। देखिए, फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी का ट्रेंड कुछ इस तरीके से है। ठीक है, 2022-23 की बात करूं, और अगर मैं जो ब्लू वाला इंडिकेटर है, ठीक है, वो है फूड, तो 2022-23 में, ठीक है, जो फूड सब्सिडी थी वो थी अराउंड 2.87 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, ये लास्ट ईयर की बात है, यानी कि कम, ये जो प्रेजेंट साल चल रहा है 22-23, ये उसका आंकड़ा है, उसके फिगर्स हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगले साल फूड सब्सिडी में हम कम पैसे लोगों को देंगे, और जो आने वाला साल है उसमें गवर्नमेंट बोल रही है 1.97 लाख करोड़ ही डालेंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अराउंड 90,000 करोड़ रुपीस 90,000 करोड़ रुपीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फूड सब्सिडी से इस साल बचाने वाली है। तो अगर आपको याद हो, पैंडेमिक के टाइम पे, देखिए, फूड सब्सिडी की अगर मैं बात करूं तो पैंडेमिक के टाइम, देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये 2013 में आया था। ओके, और इस एक्ट में अराउंड 81 करोड़, 80 से ज्यादा करोड़ लोग हैं वो कवर्ड हैं। और इस एक्ट के अंदर जो सरकार है वो 1 रुपीज टू 3 रुपीज, 1 से 3 रुपए के बीच में लोगों को अनाज जो है वो सस्ते में देती है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू हो रहा था। और जब कोविड आया, यानी कि ये बिल 2.87 लाख करोड़ तक कैसे पहुंच गया? जब कोविड आया तो इन्हीं 80 करोड़ लोगों को सरकार ने फ्री फूड देने की बात करी, और सरकार ने बोला 5 kg पर पर्सन पर मंथ। ये इतना जो फूड है फ्री में, वो 81 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसको मिलेगा। तो ऑफ कोर्स जब फ्री में फूड मिलेगा तो उसका खर्चा कोई ना कोई तो बियर करेगा ना। तो उसका खर्चा कौन बियर कर रही थी? अभी तक सरकार बियर कर रही थी। अब सरकार ने क्या किया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको मर्ज कर दिया, इसके बेनिफिट्स कम कर दिए। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था? पहले लोगों को
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 1 से लेकर 3 रुपए तक सब्सिडाइज रेट पे खाना मिल रहा था। उसके ऊपर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर उन्हीं लोगों को 5 किलो और फ्री में मिल रहा था। अब गवर्नमेंट ने ये वाला बेनिफिट खत्म कर दिया। जब गवर्नमेंट एक बेनिफिट खत्म करेगी तो क्या होगा, कुछ पैसा उसका बचेगा, और ये पैसा कितना बचा उसके पास, अराउंड 90,000 करोड़ रुपीज ये फूड सब्सिडी से सरकार ने बचाए। ठीक है, और ये बचा के ही हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कैसे सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम करने वाली है। उसके पीछे उसके पास क्या प्लान है, उसके पीछे उसकी क्या मंशा है। तो मैंने आपको क्या बताया, 90,000 करोड़ रुपीस जो है वो सरकार ने फूड सब्सिडी को कम करके जो है वो सेव कर लिए। अब अगर मैं फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करूं तो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो कितनी है, वो 2022-23 में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो थी 2.25 लाख करोड़, और यही सब्सिडी 2023-24 में घट के हो गई है 1.75 लाख करोड़। ठीक है, तो 90,000 करोड़ सरकार ने फूड सब्सिडी से बचाए और अराउंड 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपया सरकार जो है वो फर्टिलाइजर सब्सिडी से बचा रही है। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर को फर्टिलाइजर सब्सिडी की इस टाइम में बहुत ज़रूरत है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फर्टिलाइजर्स के दाम बहुत बढ़ गए हैं, और अगर सब्सिडी इस समय पे सरकार कम करती है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। पहली चीज़ तो ये कि जिस मात्रा में जो किसान थे वो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे थे उससे वो कम फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे कम सब्सिडी वाला फर्टिलाइजर खरीदने में। पहली चीज़, इससे फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, इससे यील्ड पे जो टोटल प्रोडक्शन है क्रॉप्स की उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो फूड सब्सिडी का ख़त्म होना समझ में आता है क्योंकि कोविड ख़त्म हो चुका है। 2 प्रोग्राम्स पैरेलली चल रहे थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उनको मर्ज करना कहीं ना कहीं लॉजिकल है क्योंकि कभी ना कभी तो वो असिस्टेंस जो है वो खत्म होनी थी। ठीक है, पहली चीज। लेकिन फर्टिलाइजर सब्सिडी का इस समय पे खत्म होना ये जो है बैकफायर कर सकता है। अब मैंने आपको क्या बताया, सरकार ने 90,000 करोड़ रुपीस, मैं लाख करोड़ की बात कर रहा हूं तो इसलिए मैंने 0.9 लिखा है, ये फूड सब्सिडी से बचाए, और 0.5 लाख करोड़ रुपीस जो है ये बचाए फर्टिलाइजर सब्सिडी से। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये बन जाता है 1.4। ठीक है, अगर मैं पिछले वाली स्लाइड पे जाऊं तो आपको यही दिखेगा कि फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी से 1.4 लाख 7 करोड़ जो है, मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक का कैलकुलेशन किया है इसलिए वो 1.4 आ रहा था, लेकिन अगर मैं टोटल करूंगा सेकंड डेसिमल प्लेस तक जाऊंगा तो 1.47 लाख करोड़ जो हैं वो सरकार ने फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी से बचाने की बात कही है। कम असिस्टेंस जो है वो लोगों को देगी, और ये 1.47 का ब्रेकअप कैसा है, 0.9 लाख करोड़ जो है ये फूड सब्सिडी से बचाएगी गवर्नमेंट, और 0.5 लाख करोड़ जो है वो फर्टिलाइजर सब्सिडी से बचाएगी। इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल डेफिसिट को कंटेन और कर्टेल करने की कोशिश करेगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो 29,400 करोड़ रुपीस हैं वो मनरेगा से बचाएगी। तो अगर मैं इसमें 0.3 और ऐड कर दूं, 29,000 करोड़ को मैंने 0.3 लिख दिया, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो कितना आएगा, ये 9 + 5 14 and 3 17, तो 1.7, तो यही फिगर आ रही है 1.76 लाख करोड़ रुपीस। मैंने एक डेसिमल प्लेस तक मैंने कैलकुलेशन किया है, तो ये 1.7 लाख करोड़ जो है ये गवर्नमेंट बचाने वाली है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक और बात बताई थी, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में क्या बताया था कि जो 10 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था कैपेक्स में वो किसके बराबर था, अप्रॉक्सीमेटली वो 3.3% ऑफ जीडीपी के बराबर था। तो अगर आप इसको लगाएंगे 1.7 लाख करोड़ को लगाएंगे तो ये 0.5% से ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो गवर्नमेंट सेव कर रही है ये अराउंड 0.6% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, और गवर्नमेंट का टारगेट कितना है, गवर्नमेंट का टारगेट है 0.5%। ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास प्लान्स हैं वो ऑप्टिमम प्लान्स हैं खर्चा बचाने के, लेकिन खराब चीज़ क्या है, इसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो हर्ट कर सकती है इंडियन एग्रीकल्चर को।
जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो क्या दिक्कत कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने बात करी फर्टिलाइजर सब्सिडी की, अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की। ठीक है, तो ये यूपीए की एक टाइम पे फ्लैगशिप स्कीम हुआ करती थी और कहा जाता है कि यूपीए 2 यानी कि मनमोहन सिंह जब दोबारा पावर में आए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी। लेकिन जो एनडीए गवर्नमेंट है उसको ये स्कीम कहीं ना कहीं पसंद नहीं है, मे बी और प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की होंगी। तो गवर्नमेंट को ये जो स्कीम है इसमें हम देखेंगे कि साल दर साल इसमें जो बजटरी एलोकेशन है वो कम होता जा रहा है। तो ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे, देखिए ये 17 है। ठीक है, कोविड ईयर में कुछ असिस्टेंस की वजह से गवर्नमेंट को इसको ज़्यादा करना पड़ा और ये जो फाइनल जो 2024 वाला ईयर है इसमें जो गवर्नमेंट है इसने 1.3% तक जो गवर्नमेंट का बजट का एक्सपेंडिचर है उस पे ये आ गई है। ठीक है, अभी तक की लोएस्ट है जितने सालों में, अभी तक जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में जितना एलोकेशन था अभी तक का, ये इन टर्म्स ऑफ जो बजट का परसेंटेज है लोएस्ट है 1.3%। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, इसकी अगर हम एक्चुअल वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी है, 60,000 करोड़। ठीक है, सरकार ने कितना रखा है, 60,000 करोड़ इस बार के लिए। ठीक है, लास्ट स्लाइड पे जाता हूं, और लास्ट ईयर कितना था, लास्ट ईयर था 73,000 करोड़। डिफरेंस कितना आया, अराउंड 13,000 करोड़ का। ठीक है, लेकिन अगर मैं लास्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको नंबर्स कुछ और बताए थे। लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको नंबर बताए थे 29,400 करोड़ से। डिस्क्रिपेंसी कैसे आई, ये डिस्क्रिपेंसी ऐसे आई, जो बजटरी एस्टिमेट्स थे इस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के 2022-23 में वो 73,000 करोड़ थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब रिवाइज एस्टिमेट आए तो जो रिवाइज एस्टिमेट कैलकुलेट हो गया है वो आए 89,000 करोड़। यानी कि सरकार ने ये माना कि अगर जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट वो देना चाहती है जो बजट में है उसके लिए उसको 73,000 नहीं 89,000 करोड़ रुपीस के खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर इस बजटरी इस रिवाइज एस्टिमेट से अगर हम कैलकुलेट करेंगे और इसमें से इस 89,000 में से अगर हम 60,000 कैलकुलेट करेंंगे तब वो 29,000 करोड़ आएगा जो हमको फिगर देखने को मिलती है। तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि 13,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी से कम हुए हैं, लेकिन अगर हम रिवाइज एस्टिमेट की बात करेंगे तो वो 13,000 नहीं है, वो अराउंड 29,000 करोड़ रुपीस हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है, इसमें आपको ध्यान से एकदम कंसेप्चुअली सारा क्लियर आपको अपने आप को रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो हो गई नेशनल रूरल गारंटी एक्ट के बारे में। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में जो प्लान्स थे वो थे 2015 से 2022 तक। जो गवर्नमेंट का जो मोटिव था वो था कि फार्म इनकम को डबल करेगी, को 2x करने वाली थी गवर्नमेंट, और ये जो टारगेट था ये अचीव नहीं हो पाया। अगर हम एग्रीकल्चर स्पेंडिंग देखें एज द परसेंटेज ऑफ टोटल बजट तो हमको ये ट्रेंड देखने को मिलता है। ओके, तो अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर स्पेंडिंग एज द परसेंटेज ऑफ टोटल बजट जो है वो अभी अराउंड 3.2% के आसपास है। 3.2% इंपॉर्टेंट है, यानी कि बजट में हम जितना खर्चा करते हैं उसका 3.2% जो है वो हम एग्रीकल्चर पे करते हैं। ओके, अगर 100 रुपये सरकार लगाती है तो 3.2% जो खर्चा है वो जो सरकार है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे करती है। काफ़ी सारे मिशंस की बात हुई है, काफ़ी सारे न्यू इनिशिएटिव्स की बात हुई है। इनिशिएटिव्स के लिए हम एक अलग क्लास रखने वाले हैं, लेकिन अगर मैं इनिशिएटिव्स की बात करूं तो इस बजट में नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग की बात हुई है, जिसमें गवर्नमेंट क्या बोल रही है 459 करोड़ रुपीस एलोकेट करने की बात हुई है। उसके बाद मिष्टी के बारे में बात करी है, गोवर्धन के बारे में सरकार ने बात करी है, अमृत धरोहर के बारे में बात करी है, पीएम प्रणाम के बारे में गवर्नमेंट ने बात करी है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड्स के बारे में बात करी है, और मिलेट्स के ऊपर खर्चा करने की बात करी है
पीस मील में बात करिए, लेकिन अगर हम सारा का सारा खर्चा देखें, अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है तो उसमें एग्रीकल्चर में सिर्फ 3.2% जाता है। अब खराब चीज़ क्या है? खराब चीज़ ये है कि जो लास्ट ईयर का जो बजट एलोकेशन था, जो परसेंटेज है, उससे बढ़ी नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हम ये क्लेम करते हैं कि हमें फार्मर्स की इनकम को 2x करना है, डबल करना है। ठीक है, टाइम पीरियड जा चुका है, 2022 निकल चुका है, लेकिन कमिटमेंट तो कमिटमेंट होता है, होना चाहिए। अब और आगे देख लेते हैं। देखिए, हमने लास्ट जो स्लाइड्स हैं इसमें कैपेक्स की बात करी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी थी। हमने कहा था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हम कितना कर रहे हैं? 10 लाख करोड़ का। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 3.3% है किसका? जीडीपी का। ये हम स्लाइड्स में बात कर चुके हैं। अब देखें कि इस कैपेक्स में से कितना एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहा है, तो वो भी बहुत मिनिस्क्यूल है, वो भी बहुत कम है। तो अब आप ये समझ पाएंगे, अब आप ये नंबर से समझ पाएंगे कि फार्म इनकम डबल क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक निगलेक्टेड सेक्टर रहा है। इस गवर्नमेंट में नहीं, प्रीडिसेसर्स में भी, पुरानी गवर्नमेंट ने भी जो एग्रीकल्चर का ड्यू शेयर है वो उसको नहीं दिया है। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो बजट में बहुत सारे हमको हेड्स मिलेंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को दर्शाते हैं इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए हमको चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज हमको एक्सपेंड करनी है। बहुत सारा एक सब्सटैंशियल जो एरिया है, जो फार्म एरिया है वो स्टिल रेन फेड है। हमें इरिगेशन की फैसिलिटीज़ के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें करना चाहिए, हमें नहर बनानी चाहिए। ठीक है, हमें कैनाल्स जो हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए, डैम्स के बारे में बात करनी चाहिए, स्मॉल एंड माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है इसके बारे में बात करनी चाहिए। वो कैपेक्स से आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आएगा। नहर तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल बना नहीं सकता, कैनाल तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल बना नहीं सकता, उसके लिए तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही लगेगा। रोड्स तो जैसे कोई नहीं बना सकता, वैसे ही हाल इरिगेशन फैसिलिटीज़ का भी है, तो ये कैपेक्स में आएगा। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए मंडीज़, इसमें रिक्वायरमेंट है कि इस हेड में रिक्वायरमेंट है कि इस हेड में हमारे पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हो। ठीक है, तो अगर मैं एलोकेशन की बात करूं, अगर मैं बजटरी एलोकेशन की बात करूं और हेड्स की बात करूं, तो ये कुछ 3 हेड्स हैं जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है। तो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशेज 2022-23 में 119 करोड़ का एलोकेशन था, 23-24 में और कम हो गया है 84 करोड़ का। ठीक है, तो एलोकेशन ही कम हुआ है। अगर मैं इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की बात करूं तो 22-23 में 350 करोड़ और 23-24 में 325 करोड़। ठीक है, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसको एज इट इज, एज जैसे पहले था वैसे ही रखा गया है। अब हम कैपेक्स लेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि जो कैपेक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्राउडिंग इन होता है, लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो हम फिर वही इसको निगलेक्ट ही करते हैं। तो अब आप समझ पाएंगे कि जो एग्रीकल्चर है उसमें डिस्पाइट ऑल लॉफ्टी प्रोमिसेस कि फार्म इनकम को डबल करना है, 15 से 22 तक करना है, किसान अन्नदाता हैं, किसान जो है वो भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का बैकबोन है, एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन जो है वो रूरल है, उसके बावजूद भी हम ये स्पेंडिंग करते हैं जो आपको बोर्ड पे दिख रही होगी। ये बजट के डेटा से मैंने एज इट इज़ उठाया है। तो ये कारण है कि जो एग्रीकल्चर है वो पीछे रहता जाता है साल दर साल प्रोग्रेसिवली। उसमें हमें कोई उसमें कोई ज़्यादा हमें उसमें बढ़ोतरी नहीं दिखती है। चलिए, ये एग्रीकल्चर की बात हो गई। अब बात करते हैं 2 इम्पॉर्टेंट और सेक्टर्स की, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ। ठीक है, तो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन का जो एलोटेड अमाउंट है वो है अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, तो देखिए, दिमाग में रख लीजिए 10 लाख करोड़ 3.3% ऑफ जीडीपी है। 10 लाख करोड़ किस में गए हैं? कैपेक्स में रहे हैं। एक तो वो फिगर याद रहेगी। तो क्या बताया था मैंने आपको? 10 लाख करोड़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.3% ऑफ जीडीपी है। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। ठीक है, और ये किसके लिए है? ये कैपेक्स के लिए है। इसी से याद रखते हैं, इसी से नंबर्स याद रखते हैं। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन में जो पैसे डालने की बात करी है, जो टोटल आउटले है एजुकेशन का, वो अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास है, यानी कि इससे 10 टाइम्स कम। तो 10 टाइम्स कम का मतलब क्या है? देखिए, जो आउटले है वो 1.12 लाख करोड़ के आसपास है, तो जो फिगर आएगी निकल के वो 3.33% के आसपास निकल के आएगी, जो हम एग्रीकल्चर में डाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो जो परसेंटेज आ रही है, ये आ रही है अराउंड 0.41%, यानी जीडीपी का 0.4%
जो पैसा है के बराबर का जो पैसा है वही हर साल हम इस साल हम जो है वो एजुकेशन में डाल रहे हैं। एजुकेशन के लिए इतनी ही प्रोविजनिंग है, कितना 0.41% ऑफ जीडीपी और 2.5% ऑफ टोटल बजट। देखिए इन दोनों में अंतर आप समझ के रखिए। जो बजट है उसका पैसा एक अलग अमाउंट है और जीडीपी एक अलग एक वैल्यू है। तो बजट के पैसे का 2.5%, 2.5%, ठीक है। तो 2.5% किसका है? 2.5% जीडीपी का नहीं है। एजुकेशन में कई बार ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लिख के आते हैं कि वी आर स्पेंडिंग अराउंड 2.5%, अराउंड 2% ऑफ जीडीपी इन एजुकेशन। ये गलत फैक्ट है। फैक्ट ये है कि 2.5% ऑफ टोटल बजट एलोकेशन को हम एजुकेशन के लिए रखते हैं। अगर मैं परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी का जो परसेंटेज है वो 0.41 ही है। और अगर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के में हम जाएं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आपको एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन में डालना चाहिए। आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं डाला है। 6% इज़ अ वेरी वेरी एम्बिशियस फिगर, लेकिन ये फिगर डेफिनेटली गवर्नमेंट के ही डेटा से आई है, गवर्नमेंट की रिसर्च से आई है। तो मेक सम सेंस। 0.4% जो है ये तो इसका 1/10 भी नहीं है। 1/10 भी इसका 6.6% होता है। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन में पॉलिसी मेकर्स जितना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स जितना चाहते हैं, उससे 10 टाइम्स से भी कम हम पैसा बजट में एजुकेशन के लिए एलोकेट करते हैं। अब इसका असर क्या होता है? असर होता है कि ह्यूमन तो आपके पास हैं, पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा है, हमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन, जो काम करने वाली पॉपुलेशन होती है 15 से लेके 60 साल के बीच वाली, उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हमारे पास है। 2005 से ही हमने इसकी बात करनी शुरू करी थी, पर क्योंकि हमने एजुकेशन में और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो हम इसका फ़ायदा नहीं ले पाए। बहुत सिंपल है, जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो आपको साफ साफ बता रहे हैं कि एजुकेशन लाइक एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द निगलेक्टेड एरिया, ठीक है। एक और निगलेक्टेड एरिया की बात करेंगे और वो निगलेक्टेड एरिया है हेल्थ, ठीक है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी और बहुत सारी कोविड डेथ्स हो रही थी, तो जो हेल्थ केयर को प्रायोरिटी बनाने की बात चल रही थी। ये कहा गया था कि जो हेल्थ केयर है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर मैं नॉर्मल दिनों की बात करूं, जब पैंडमिक नहीं होता है, तब भी गांव से, छोटे छोटे शहरों से लोगों को बड़े शहर जाना पड़ता है सरकारी अस्पतालों में अगर कोई बीमारी हो जाती है, और इसको लोग अपनी डेस्टिनी, अपना फेट की ऐसे ही चलता है, ऐसे ही मान के बैठ गए हैं। ऑल्दो अगर आप डेवलप कंट्रीज़ में जाएंगे या और किसी दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे तो पब्लिक हेल्थ जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है हेल्थ केयर पे, वो इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अब हम हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, या बजट का डेटा हमें ये क्लियरली बताएगा कि हेल्थ केयर डिसमल स्टेट में क्यों है, डिस्पाइट ऑफ सो मैनी कोविड डेथ्स। कोविड में शायद ही कोई ऐसे आदमी होगा सेकेंड वेव में जिसने अपने लव्ड वंस को नहीं खोया होगा। उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली जो हेल्थ है वो प्रायोरिटी नहीं बनी है। फैक्ट्स, फिगर्स देख लेते हैं। देखिए अगर मैं डेटा की बात करूं तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसको 92 करोड़ रुपीस के आसपास मिला है, ठीक है। तो 10 लाख करोड़ रुपए क्या है? 10 लाख करोड़ रुपए 3.3% ऑफ जीडीपी है। तो ये तो 1 लाख से भी कम हो गया। तो जो फिगर जाएगी वो 3% से भी नीचे जाएगी, 0.3% से भी नीचे जाएगी। तो जो फिगर है ये जो जाएगी ये 0.35% के आसपास रहेगी। ओके, तो जीडीपी का 0.3% हम जो है हम हेल्थ केयर पे हम स्पेंड कर रहे हैं, ओके। और जो बजटरी एलोकेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 92,000 करोड़ के आसपास हैं। इतना बड़ा देश, इतनी गरीब जनता, उसके लिए सिर्फ 92,000 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन। अगर इन टर्म्स ऑफ मैं यूनियन बजट की बात करूं, यूनियन बजट के टोटल एक्सपेंडिचर का 2.6% और जो जीडीपी का सिर्फ 0.3% हम अपनी हेल्थ केयर में डाल रहे हैं। जो न्यू हेल्थ पॉलिसी है, जो हेल्थ पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी है, उसका कहना है कि हमें 2.5% ऑफ जीडीपी जो है वो हेल्थ केयर के लिए हमें एलोकेट करना चाहिए हर साल। पर हो कितना रहा है? वो बहुत कम रहा है। हो रहा है सिर्फ
0.35% ऑफ जीडीपी। अब जो ये 2.5% है जीडीपी की बात हो रही है, ये बजटरी एलोकेशंस की बात नहीं हो रही। बजटरी एलोकेशन में तो हम ऑलरेडी 2.06 के आसपास हैं, 2% के आसपास हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी हम सिर्फ 0.3% के आसपास जो है वो पैसा जो है वो हेल्थ केयर में डालते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के बारे में एक बार बहुत बात हुआ करती थी कि इंडिया जो है वो यंग कंट्री है और आने वाला जो आने वाले जो दशक हैं वो इंडिया के होंगे। हम वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि गवर्नमेंट्स जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो एनडीए की रही हो, चाहे यूपीए की रही हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रही हो, उनका फोकस हेल्थ और एजुकेशन पे कभी रहा ही नहीं। ह्यूमन उनके पास थे, नेचर ने उनको ह्यूमन दिए थे, क्योंकि देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हम एक ऐसे पीरियड में चल रहे थे जिसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास था, वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है। 2040, 45, 50 के बीच तक ये हम कोई एडवांटेज रहने वाला है, पर हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए इनटू ह्यूमन रिसोर्स। रीज़न क्या था? इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो गवर्नमेंट डेटा लेके आ जाती है इंश्योरेंस का कि इतने सारे लोगों को, गरीब लोगों को इंश्योरेंस में कवर किया। अब आप इमेजिन करिए इंश्योरेंस का होना और हेल्थ केयर के एसेट्स का होना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का होना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, पर आप ऐसी जगह रहते हैं कि आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल जाने में 4 घंटे लग जाएंगे, और भगवान ना करे किसी दिन कुछ चीज़ क्रिटिकल हो गई तो हो सकता है वो 4 घंटे के टाइम में ही कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाए। तो जो इंश्योरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ केयर की स्पेंडिंग को जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, एजुकेशन की बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई, अब आते हैं हम रूरल डेवलपमेंट पे। तो रूरल डेवलपमेंट पे एक ख़राब चीज़ जो दिखती है वो ये दिखती है कि जो फंड का एलोकेशन है इन टर्म्स ऑफ बजटरी एलोकेशन, वो लास्ट ईयर के मुकाबले कम है। लास्ट ईयर 5.8% ऑफ द टोटल बजट जो था वो रूरल डेवलपमेंट के लिए जा रहा था, अब उसको 0.5% और कम कर दिया गया है। अब देखिए, फिस्कल प्रूडेंस तो हो रहा है, यानी कि जो सरकार है वो खर्चे तो काट रही है, लेकिन खर्चा कट कहाँ से रहा है? एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से घट रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी से घट रहा है। हो सकता है ये चीज़ें बैकफायर कर जाएँ, हो सकता है ये चीज़ें जो है ये रूरल पॉपुलेशन पे और ख़ासतौर से वल्नरेबल पॉपुलेशन पे जो है ये जो है नेगेटिव जो है इम्पैक्ट ये डाल दें। अब फाइनली आते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डेटा पे। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो हम जो इंटरेस्टेड हैं, हम पोस्ट कोविड के आसपास हम इस वाले जो फिगर्स हैं, फैक्ट जो इस वाली फिगर है, फिगर का ये वाला पार्ट है, इसमें इंटरेस्टेड है। कोविड के बाद क्या हो रहा है? तो कोविड के बाद अगर मैं कोविड के आसपास अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो जो एक्सपोर्ट्स है वो ब्लू कलर में है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट्स हैं ब्लू कलर वाले, और रेड कलर वाले इंपोर्ट्स हैं। तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट 15-16% रहे होंगे 2019 में, और अभी भी अराउंड 22% के आसपास हैं। ओके, तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एट अ वेरी मार्जिनल रेट, ठीक है। और वहीं अगर मैं इंपोर्ट्स की बात करूं तो इंपोर्ट्स जो हैं वो लास्ट 2-3 सालों में एकदम स्टीपली इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए, आप ये दोनों ग्राफ को देखिए, एक ये है और एक ये है। ये तो इस फिगर से हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो इंपोर्ट्स हैं वो स्टीपली इंक्रीज कर रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत स्टेडीली मार्जिनली इंक्रीज कर रहे हैं लास्ट 2-3 सालों में कोविड के बाद से। ये अच्छी जो सिचुएशंस हैं, ये बहुत अच्छे पॉजिटिव साइंस हैं नहीं इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो था, इसको हम यहीं इसको ख़त्म करते हैं, यहीं इसको समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की बात करी, इस वीडियो में हमने डेटा से बहुत सारी चीज़ें डिसाइफर करने की कोशिश करी कि डेटा हमको क्या बता सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ डाउट सेक्शन में जाइए, मुझको लिख के भेजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व योर डाउट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो हम गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ की बात करेंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव जो इस बजट में गवर्नमेंट लेके आई है उनको हम आपके सामने रखेंगे। थैंक यू।